हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड ए आई एम एल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसके पीछे मैथमेटिक्स एंड इंट्यूशन। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिग्रेशन बेस्ड अल्गोरिदम है या मॉडल है तो हम लोग उसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट इवेल्युएशन मेट्रिक्स फॉर रिग्रेशन बेस्ड अल्गोरिदम्स। हमने देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग मेनली टू टाइप्स के अल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिग्रेशन बेस्ड अल्गोरिदम एंड सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अल्गोरिदम। तो ये जो दोनों अल्गोरिदम के टाइप्स होते हैं, ये दोनों के डिफरेंट इवेल्यूएशन मेट्रिक्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रिग्रेशन बेस्ड अल्गोरिदम्स के सारे इवेल्यूएशन मेट्रिक्स को स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम से हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि हाउसिंग डॉट कॉम जो कंपनी है उन्होंने क्या किया। दे वांट टू बिल्ड ए एआई बेस्ड हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन सिस्टम विच इज कैपेबल टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस गिवन इनपुट फीचर्स। ठीक है, और साथ में क्या दिया है कि जो ट्रेनिंग डेटा है दैट इज वेरी स्मॉल, means around there are 1500 samples and the latency expected is less than 100 millisecond। मतलब ये है कि जो हाउसिंग डॉट कॉम जो कंपनी है उनको एक हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन एक सिस्टम बिल्ड करना है जो कि इनपुट में कुछ फीचर्स लेते हो और आउटपुट में वो हाउस का प्रिडिक्टेड प्राइस रिटर्न करता हो। तो उसके लिए जो हमें एआई या एमएल बेस्ड मॉडल ट्रेन करना है उसमें जो हमारे पास डेटा का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज अराउंड 1500 सैंपल्स। और जो हमें मॉडल बिल्ड करना है इट शुड बी लाइट वेट मॉडल सच दैट कि उस मॉडल का जो लेटेंसी हो। अगर ये मेरा एक मॉडल है, अगर ये मेरा एक एमएल बेस्ड मॉडल है और जब मैं इसमें कुछ इनपुट देता हूँ, इनपुट में क्या दूंगा, फीचर्स दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होते हैं। तो इस फीचर्स पे वो कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करके वो कुछ प्राइस रिटर्न करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है इट शुड बी डन इन लेस देन 100 मिली सेकेंड। ठीक है, ये इनका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल अल्गोरिथम्स जो कि इस सिनेरियो में फिट बैठता हो। तो सबसे पहले ये दिया गया कि डेटा का साइज बहुत छोटा है और लेटेंसी का जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज वेरी वेरी लो। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट यूज डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई बेस्ड मॉडल्स क्योंकि इनका लेटेंसी ज़्यादा होता है। अगर मैं इस मॉडल के हेल्प से प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ इट विल टेक मोर टाइम, लेटेंसी ज़्यादा होगा, मोर रिसोर्स, रिसोर्स ज़्यादा लगने वाला है, लेटेंसी ज़्यादा लगने वाला है। और जो मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे उसमें जो डेटा का रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो हाई। इसीलिए हम लोग डीप लर्निंग बेस्ड अल्गोरिदम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर सम क्लासिकल एमएल बेस्ड अल्गोरिदम। और चूंकि ये जो प्रॉब्लम है इट इज प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन करना है एंड दैट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो हमें क्लासिकल एमएल में we have to pick one of the regression based algorithm, not classification based algorithm। तो हमने क्या किया, आउट ऑफ मेनी क्लासिकल मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स हमने डिसाइड किया कि वी विल गो विथ लीनियर रिग्रेशन। क्यों, क्योंकि इट इज ए वेरी सिंपल, इट इज लाइट वेट, इट इज इजी टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक लीनियर रिग्रेशन बेस्ड मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे सच दैट कि गिवन ए न्यू फीचर इट इज एबल टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस। और हमने यहाँ पे सैंपल डेटा इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। आप देखोगे कि ये जो मेरा डेटा है इसमें इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम ये हमें प्रिडिक्ट करना होता है और ये सारे जो मेरे पास कॉलम्स है ना इसको हम लोग बोलेंगे फीचर सेट, फीचर्स। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके हेल्प से, ये सारे फीचर के हेल्प से हमें क्या करना होता है, हमें इसको प्रिडिक्ट करना होता है। तो अगर आप ये डेटा देखोगे ना तो ये जो डेटा इट इज लेवल्ड डेटा,
ये लेवल डेटा है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम। जब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टेक्निक जहाँ पे हम लोग डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं, डेटा के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड देन हम लोग डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। तो विथ दिस मोटिवेशन चलिए हम लोग देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और हाउसिंग प्राइस वाले एग्जांपल से हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे। आपने ये देखा होगा कि हम लोग मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में हाउसिंग प्राइस का एग्जांपल लेकर के चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। जब हम लोग फर्दर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे हम लोग एक डेटा सेट लेकर के एंड टू एंड कोड लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग डाइवर्स काइंड ऑफ डेटा सेट यूज करेंगे, डाइवर्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे। तो इन रिग्रेशन प्रॉब्लम हमारा टास्क क्या होता है कि एक रियल वैल्यू नंबर प्रिडिक्ट करें, है ना। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, फिक्स कैटेगरी होता है, लाइक ग्रेड। अगर कोई स्टूडेंट है उसका क्या ग्रेड आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी, डी या ई। लेकिन मार्क्स क्या हो सकते हैं, मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं। आप कोई भी दो मार्क्स पिक करो, लाइक मैंने पिक किया 90.1, 90.2, इसके बीच में भी एक मार्क्स पॉसिबल हो सकता है 90.12, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग रियल वैल्यू नंबर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जब हमें मार्क्स को प्रिडिक्ट करना होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इट इज ए रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम, और जब हमें ग्रेड प्रिडिक्ट करना होगा तो हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है इट इज ए रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम। लाइक हाउस का प्राइस, तो अगर मैंने बोला हाउस का प्राइस इट इज 50.2 लैक्स और एक दूसरे हाउस का प्राइस इट इज 50.21 लैक्स, तो इसके बीच में भी एक हाउस का प्राइस हो सकता है 50.201 लैक्स। तो चूंकि ये रियल नंबर होता है तो हम लोग बोलेंगे इट इज ए रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम। और लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है। हमने देखा कि मशीन लर्निंग को हम लोग टू पार्ट, जनरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसमें हमारा जो डेटा सेट होता है दैट इज लेवल्ड डेटा सेट, हर एक फीचर के साथ एक एसोसिएटेड लेवल हमें मिलता है। और लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, उसमें जो होता है इट लर्न्स टू मॉडल ए डिपेंडेंट वेरिएबल, a dependent variable y as a function of some independent variable xi by finding a line, or surface that best fit the data, है ना। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है ना, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फीचर x है एंड मेरा टारगेट है y, तो यहाँ पे हम लोग बेस्ट फिटिंग लाइन हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास टू फीचर्स है x1 x2 एंड मेरा टारगेट है y, तो इस वाले सिनेरियो में हम लोग एक 2D प्लेन फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास फोर फीचर्स है x1 x2 x3 x4 एंड मेरा टारगेट है y, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फोर डायमेंशनल हाइपर प्लेन फाइंड करते हैं। ये सारे हमने लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही डिटेल में देखा है। तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है इट लुक्स लाइक दिस, वाई हैट। अगर मैं वाई बोलता हूं तो वाई मतलब होता है ट्रू लेवल, या एक्चुअल प्राइस। और जब हम लोग वाई हैट बोलते हैं, वाई हैट मतलब प्रिडिक्टेड प्राइस। तो जो वाई हैट होता है इन लीनियर रिग्रेशन इट इज ए वेटेड सम। ये देख रहे हो ये सारे फीचर्स है, x1 फीचर है, x2 फीचर है, x3 फीचर है एंड सो ऑन, xn फीचर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वेटेड सम लेते हैं। x1 फीचर को हमने w1 वेटेज दिया, x2 को w2 वेटेज दिया, x3 को w3 वेटेज दिया एंड सो ऑन, xn को हम लोगों ने wn वेटेज दिया। तो हम लोगों ने एक वेटेड सम प्रोवाइड किया एंड लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया, इसको हम लोग कहते हैं बायस टर्म। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो हर एक जो फीचर जिस वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है उसको हम लोग कहते हैं वेट, है ना, वेट, कि किस फीचर को कितना वेटेज मिल रहा है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक होता है बायस टर्म। तो वेट प्लस बायस हम लोग उसको साथ में टुगेदर इसको कहते हैं पैरामीटर्स, एंड पैरामीटर्स इज समथिंग दैट मॉडल लर्न्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। ठीक है, और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे को हम लोग कहते हैं फीचर्स। इसके हेल्प से हमें टारगेट प्रिडिक्ट करना होता है। तो हमने इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा। अब हम लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखोगे दिस इज ए रो, दिस इज ए रो वेक्टर, दिस इज ए कॉलम वेक्टर। और जब आप एक रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, इट इज सेम एज दिस वैल्यू, है ना। x1 को w1 के साथ मल्टीप्लाई करो, x2 को w2 एंड सो ऑन, xn को w1 को मल्टीप्लाई करके उसका आप सम लो और उसके बाद आप एक बायस टर्म ऐड करो। और इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग एक शॉर्ट नोटेशन में लिख सकते हैं, W ट्रांसपोज। मशीन लर्निंग या फिर लीनियर अलजेब्रा में बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग कॉलम वेक्टर की बात करते हैं, एंड सिंस इट इज ए रो वेक्टर तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W ट्रांसपोज। W इज ए कॉलम वेक्टर एंड W ट्रांसपोज इट विल बी ए रो वेक्टर। तो इसको हम लोग लिखेंगे W ट्रांसपोज और इसको हम लोग लिखेंगे EX। ये एक कॉलम वेक्टर है, ये एक कॉलम वेक्टर है और हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो ये रो वेक्टर हो जाएगा। तो W ट्रांसपोज EX प्लस B इज फॉर बायस। तो इस तरीके से हम लोग इतने बड़े इक्वेशन को इन शॉर्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये नोटेशन इट विल बी यूज्ड अ लॉट इन डीप लर्निंग। जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे इन डीप लर्निंग तो इस रिप्रेजेंटेशन का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, Y ट्रांसपोज इज इक्वल टू XW, जहां पे X हमारा क्या है, X हमारा डेटा, डेटा मैट्रिक्स है, डेटा मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे हमने एक सैंपल के लिए हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे y हैट इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर एंड x ये जो है इट इज ए मैट्रिक्स एंड ये जो w है इट इज ए वेट कॉलम वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर देखेंगे कैसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक अजम्पशन होता है। हमारा अजम्पशन ये होता है कि देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन गिवन इनपुट फीचर एंड द टारगेट वैल्यू। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनपुट फीचर एंड टारगेट वैल्यू में हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर आप ये वाला दो एग्जांपल लेते हो, एक तो हाउस प्राइस वर्सेस एरिया, दूसरा हाइट वर्सेस एज। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको प्लॉट किया तो देखोगे कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका हाइट इंक्रीज होता है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हाइट का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज होता है एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स उसका हाइट कांस्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे कि इट इज नॉट ए लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ इंक्रीज स्लो होता है, यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है और यहाँ पे फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि एज एंड हाइट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप, इट इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हाउस का प्राइस एंड एरिया, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा, यहाँ पे देखोगे हमने डेटा को प्लॉट किया तो जैसे जैसे आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है हाउस का प्राइस भी उसी रेट से इंक्रीज हो रहा है ना। तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है हाउस का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया वर्सेस हाउस का प्राइस में देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन एज वर्सेस हाइट में देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करते हैं कि जो इनपुट फीचर्स होंगे उनका टारगेट कॉलम या टारगेट वैल्यू के साथ लीनियर रिलेशनशिप होता है। अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है तो वी कैन ब्लाइंडली यूज लीनियर रिग्रेशन इन दैट सिनेरियो। बाकी जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि कब हमें कौन से एल्गोरिदम का यूज करना है, बिकॉज इट इज ए ट्रेड ऑफ। अगर आप वेरी हैवी मॉडल में जाते हो, एलएलएम बेस्ड मॉडल जाते हो, बर्ट बेस्ड मॉडल जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा जीपीयू चाहिए और लेटेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन द मोमेंट वी कम टू क्लासिकल एमएल, हमें कम डेटा में हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, लेटेंसी कम होगा एंड वी कैन इवन डिप्लॉय आवर मॉडल ऑन सीपीयू। वी डू नॉट रिक्वायर जीपीयू बिकॉज जीपीयू इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक टर्म फिट। हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कि बी फाइंड ए लाइन या बी फाइंड ए लाइन और सरफेस दैट बेस्ट फिट द डेटा। तो यहाँ पे फिटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं फिटिंग द डेटा उसका मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फिटिंग, फिटिंग को हम लोग ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग के टाइम हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमें बेस्ट फिटिंग कर्व हमें फाइंड करना होता है, बेस्ट फिटिंग कर्व।
ठीक है। तो फिटिंग ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब होता है फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सच दैट जो प्रिडिक्शन होगा वाई हैट इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि इन ऑल द सिनेरियो जो y होगा इट विल बी इक्वल टू y हैट, ऐसा नहीं होगा। बट हमारा टास्क ये होगा कि जो हम लोग y हैट कंप्यूट करें इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल वैल्यू। जैसे ये वाला एग्जांपल देखोगे तो ये सारे हमारे क्या, ये सारे हमारे ट्रू लेवल है। ये सारे जो आप डॉट्स देख रहे हो ये सारे हमारे ट्रू लेवल है और हम लोग ट्रेनिंग वाले फेज में हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करते हैं। तो चूंकि हमारे डेटा में देखोगे हमारे पास एक सिंगल फीचर है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि जो क्यूमुलेटिव एरर हो प्रिडिक्शन का इट इज एज लो एज पॉसिबल, है ना। आप देखोगे कि इस वाले केस में मॉडल इज डूइंग गुड प्रिडिक्शन, लेकिन इस वाले केस में इट इज नॉट डूइंग दैट गुड प्रिडिक्शन। ठीक है, तो स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से लाइन से किया, फिर बाद में हमने इसको इम्प्रूव किया, हमने इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, इस तरीके से किया और इन द एंड हमें ये लाइन मिला जो कि क्यूमुलेटिव एरर को मिनिमाइज करता है। क्या होता है क्यूमुलेटिव एरर, हम लोग फर्दर इसको डिकोड करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो एज पर नेमिंग कन्वेंशन देयर आर टू नेमिंग कन्वेंशन, वन इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो जहां पे हमारे पास एक सिंगल फीचर होते हैं लाइक एरिया ऑफ द हाउस और हमारा टास्क है प्रेडिक्ट करना प्राइस ऑफ द हाउस, तो उस वाले सिनेरियो को हम लोग कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जहां पे हमारे पास मोर देन वन फीचर होते हैं, जहां पे हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं लाइक एरिया, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 फीचर्स है, तो ये 3 फीचर के हेल्प से हमें प्राइस का प्रेडिक्शन करना है, तो इस वाले सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो जब भी हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 फेज होता है, एक होता है ट्रेनिंग फेज और दूसरा होता है इन्फ्रेंस फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या होता है कि मॉडल रूल्स लर्न करते हैं, प्रोग्राम्स लर्न करते हैं, एंड इन्फ्रेंस फेज में हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इनपुट होते हैं और उसके हेल्प से इट डज द प्रिडिक्शन, इट प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो जब हम लोग ट्रेनिंग फेज की बात करते हैं तो स्टार्ट में हम लोग जो पैरामीटर्स होते हैं, ट्रेनिंग फेज में हम लोग पैरामीटर्स लर्न करते हैं, वी फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पैरामीटर्स सच दैट प्रिडिक्शन इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। तो जो हम लोग पैरामीटर्स लर्न करते हैं तो हम लोग कुछ डिफॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विथ सम डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द पैरामीटर एंड स्लोली हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं P1 एंड P2, तो हमने पैरामीटर 1 को इनिशियलाइज किया 50 से, पैरामीटर 2 को इनिशियलाइज किया 60 से। तो जब हम लोग अपडेट करेंगे वेट्स को तो 50 से हो सके इंक्रीज होकर के फाइनली हमें 110 पे आ जाए और 60 से ये डिक्रीज होकर के फाइनली हमें 5 पे आ जाए। तो वी स्टार्ट विथ सम रैंडम वैल्यू, ऑफ पैरामीटर्स एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं सच दैट प्रिडिक्शन इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं एक केस स्टडी, हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन। क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था कि जो Housing.com कंपनी है उनका टास्क क्या है कि वो एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए उसी को एग्जांपल लेकर के हम लोग रिग्रेशन को समझने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग अगर हमारे पास ये सारे फीचर्स हैं, तो जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा, जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। y hat is equal to w1 times floor, w2 times washroom, w3 times bedrooms, w4 times area, w5 times is VIP area, w6 times is parking plus bias। तो ये सारे जो w1 w2 से लेकर के आप w6 तक देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वेट्स, और ये जो आप देख रहे हो b इसको हम लोग कहते हैं बायस। तो वेट प्लस बायस को हम लोग टुगेदर पैरामीटर्स कहते हैं एंड ट्रेनिंग फेज में हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग सम रैंडम वैल्यू से चीज़ों को असाइन करते हैं। ट्रेनिंग के स्टार्ट में हम लोग ये सारे को रैंडम वैल्यू से चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं।
और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के फेज में उसको अपडेट करते हैं और फाइनली हमें एक ऐसा मॉडल मिलता है जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स का ऑप्टिमल वैल्यू होता है। तो आप देखोगे कि ये हमने स्टार्ट में अज्यूम किया था और ये मेरा फाइनल मॉडल है। अब ये मॉडल देखोगे इट इज रेडी फॉर प्रिडिक्शन। क्यों? क्योंकि गिवन ए इनपुट फीचर मतलब आप मुझे इसका वैल्यू दो, इसका वैल्यू दो, इसका वैल्यू दो, ये सारे का वैल्यू दो, इट विल ऑटोमेटिकली डू सम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड इट विल गिव मी वाई हैट, इट विल गिव मी द प्रिडिक्शन। और एक बार जब हमें प्रिडिक्शन मिल जाता है तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं विथ एक्चुअल वाई, एक्चुअल वैल्यू। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लीनियर रिग्रेशन। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है इन लीनियर रिग्रेशन। तो चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमने देखा था लीनियर अलजेब्रा में कि बियॉन्ड 2D एंड 3D चीज़ों को विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग चीज़ों को समझने के लिए हम लोग 2D एग्जाम्पल लेने वाले हैं। 2D एग्जाम्पल मतलब हमारे पास वन इनपुट फीचर होंगे और उसके हेल्प से हमें वाई हैट प्रिडिक्ट करना होता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एक सिंगल फीचर है एरिया। एरिया के हेल्प से हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का जो इक्वेशन होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, वाई हैट इज इक्वल टू W1 टाइम्स एरिया प्लस B फॉर बायस। अगर आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है इट लुक्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और सी हमारा क्या है? बायस, और यम हमारा क्या है? इट इज वेट W1। तो ये हमारा इक्वेशन है। तो हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, हम लोग सारे पैरामीटर्स का रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो आप ये अज्यूम करो कि हमने W1 को रैंडमली 0 से इनिशियलाइज कर दिया एंड बायस को हमने इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये है मेरा न्यू लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना तो हमारा जो इक्वेशन होगा इट विल लुक लाइक दिस। ये होगा हमारा इक्वेशन। मतलब अभी आप देखोगे, अगर आप अभी देखोगे तो आप कुछ भी हाउस का इनपुट दो, आप कुछ भी इनपुट दो, लाइक 100 दो, 300 दो, 600 दो, इट विल गिव मी द सेम प्राइस 29,000, 2,90,000, राइट। इट इज गिविंग मी द सेम प्राइस, क्योंकि अभी हमने मॉडल को ट्रेन नहीं किया, अभी हमने स्टार्ट में रैंडम इनिशियलाइजेशन किया, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी सम ऑड वैल्यू फॉर ईच ऑफ द एरिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रेन करना है। ट्रेन करना है मतलब क्या, इसको अपडेट करना है और इसको अपडेट करना है। तो जब आप ये दोनों को अपडेट करोगे ना तो ये लाइन हमारा इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा और एंड में इस तरीके से हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा। और एक बार जब हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाता है, हमें बेस्ट फिटिंग कर्व मिल जाता है, उसके हेल्प से हम लोग प्राइस को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक गिवन द 400 एरिया ऑफ द हाउस, हम लोग प्राइस को इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गिवन 700 एरिया ऑफ द हाउस, वी कैन से दिस इज द प्राइस। चलिए हम लोग देखते हैं, हमने अभी रैंडम इनिशियलाइजेशन किया तो दिस इज माय ग्राफ। यहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करा है एरिया, साइज एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करा है प्राइस। तो ये सारे जो है ये सारे मेरे ट्रू लेवल है, ये सारे मेरे ट्रू लेवल है। इस डेटा के हेल्प से हमें मॉडल को लर्न करना है, हमें मॉडल को अपडेट करना है। तो अभी ये जो मॉडल है ना, जब ट्रेनिंग फेज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर रैंडम इनिशियलाइजेशन हम लोग सबसे पहले एरर कंप्यूट करते हैं। एवरी आइटरेशन में हम लोग सबसे पहले एरर कंप्यूट करते हैं। उसके बाद एरर कंप्यूट करने के बाद हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग इसको ट्यून करते हैं, हम लोग फाइन ट्यून करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से एरर कंप्यूट करते हैं, फिर से फाइन ट्यून करते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है और एंड में हमें अपडेटेड वैल्यू मिलता है, अपडेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स मिलता है, वेट एंड बायस। तो आप देखोगे हम लोग एरर कंप्यूट करेंगे। एरर कैसे कंप्यूट करेंगे कि आप लोगे 300, जो एरिया वाले हाउस का प्राइस क्या होगा, ये होगा 29, 2,90,000, राइट। और इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, दिस इज द एक्चुअल प्राइस। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं एरर। ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे आप जो पिंक लाइन देख रहे हो, ये सारे जो पिंक लाइन देख रहे हो, ये सारे मेरे हैं एरर्स।
आप देखोगे ये जो डेटा है, ये डेटा जो है वो 300 यूनिट एरिया के कोरस्पोंडिंग मुझे प्राइस को बता रहा है, दिस इज द प्राइस, दिस इज द एक्चुअल प्राइस। लेकिन हमारा मॉडल कह रहा है कि एक्चुअल प्राइस इज 2,90,000। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो पिंक वाला जो डिफरेंस है, इसको हम लोग एरर कहते हैं। और क्यूमुलेटिव एरर मतलब क्या होता है कि जब आप ये सारे एरर का सम करोगे ना, ये सारे जो एरर का सम करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। और हमारा टास्क होता है क्यूमुलेटिव एरर को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव एरर कंप्यूट करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से ये वेट एंड बायस को अपडेट करेंगे और हम लोग इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से पिंक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से हम लोग न्यू एरर कंप्यूट करेंगे। इस तरीके से ये जो लूप है ये मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट होता है, मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट होता है। इन जनरल कोई भी आप मॉडल लोगे रिग्रेशन में, इस तरीके से ये लूप मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट होता है। ठीक है, और फाइनली हमें एक न्यू लाइन मिलता है, न्यू इक्वेशन मिलता है, न्यू कर्व मिलता है, जिसमें कि ये जो पिंक वाला जो एरर होगा ना वो मिनिमल होगा, जो क्यूमुलेटिव एरर होगा वो मिनिमल होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेट एंड बायस को मल्टीपल टाइम्स ट्यून किया और फाइनली जो हमारा इक्वेशन मिला, दिस इज माय इक्वेशन। अब देखोगे कि पहले मेरा जो प्राइस था ना वो कांस्टेंट था, पहले जो हाउस का प्राइस था वो कांस्टेंट था, चाहे आप एरिया कुछ भी दो। लेकिन अगर आप देखोगे कि अब जो है जो प्रिडिक्शन है, इट इज लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द हाउस। जब हाउस का एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। आप देखोगे डिक्रीज करेंगे तो प्राइस भी डिक्रीज होगा, है ना। तो नाउ इट इज मोर रियल, इट इज नॉट हाइपोथेटिक। तो जब हमने अपडेट किया ना तो ये जो इक्वेशन मेरे को मिला उसका मुझे वेट मिला फाइनली 756 एंड बायस मिला 27,153.8 और ये है मेरा फाइनल इक्वेशन। और हर एक मॉडल एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली। हर एक मॉडल लीनियर रिग्रेशन हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, डिसीजन ट्री हो, न्यूरल नेटवर्क हो, वो इंटरनली एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस इज द कर्व कोरस्पोंडिंग टू माय लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से चीजें मैथमेटिकली काम करती है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ये सारे टर्म इट विल बी कंसिस्टेंट, ये सारे टर्म्स कंसिस्टेंट होंगे और इसका डेफिनेशन भी कंसिस्टेंट होगा थ्रू आउट ऑल द रिग्रेशन प्रॉब्लम। चाहे क्लासिकल मशीन लर्निंग की बात करो, चाहे डीप लर्निंग की बात करो, चाहे जनरेटिव एआई की बात करो, हर एक कैटेगरी ऑफ मॉडल्स में दे आर रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, दे आर क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो जितने भी रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे ना, चाहे क्लासिकल मशीन लर्निंग हो, चाहे डीप लर्निंग हो, चाहे जेन एआई हो, हर एक रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम में ये सारे डेफिनेशन कंसिस्टेंट होंगे। जब हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम में जाएंगे तो ये सारे डेफिनेशन स्लाइटली चेंज करेंगे। लेकिन जब अभी हम लोग एरर की बात करते हैं, लॉस फंक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो वो जनरली दो कैटेगरी में लाई करते हैं। क्या वो रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम है, क्या वो क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम है। तो अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम है तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम। जब हम लोग लॉस फंक्शन की बात करते हैं तो लॉस फंक्शन विल बी डिफरेंट फॉर रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम, इट विल बी डिफरेंट फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम का एरर क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है। और ये सारे जो टर्म्स है ना, इट विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द EIML सीरीज। तो जब भी हम लोग कहते हैं एरर, हमने देखा था ऊपर कि जब भी हम लोग एरर कहते हैं तो एरर इज दिस पिंक लाइन, राइट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एरर क्या है, ये जो मेरा पिंक लाइन है, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, है ना। आप परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं एरर। ये सारे हैं हमारे एरर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है, तो एरर जो होता है ना, देखो जब भी हम लोग मॉडल ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होते हैं, राइट। उसमें से एक होता है टारगेट कॉलम और कुछ होते हैं हमारे पास फीचर्स, राइट। लाइक F1 इज ए फीचर, F2 इज ए फीचर,
F3 is a feature and F4 is a feature and T is my target column. और हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं। हमारा डेटा में जितने भी रोज होते हैं ना, हर एक रो को हम लोग एक कहते हैं सैंपल। तो अगर हमारा डेटा सेट का साइज है 1500, मतलब मेरे पास 1500 सैंपल है, मेरे पास 1500 एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास 1500 हाउस के डेटा है। तो जो एरर होता है वो हर एक सैंपल, वो एक सैंपल पे डिफाइन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू वन सैंपल, कॉरस्पॉन्डिंग टू वन एग्जाम्पल एरर क्या है। अगर आप देखोगे कि दिस इज वन सैंपल, दिस इज वन सैंपल, तो इस सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग एरर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो होगा एरर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा एरर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा एरर। ठीक है, तो एरर इज डिफाइंड पर डेटा पॉइंट, पर सैंपल, पर एग्जाम्पल, और इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो जब हम लोग y कहते हैं तो इट इज द ट्रू लेवल, जब हम लोग y हैट कहते हैं तो इट इज द प्रिडिक्शन लेवल। तो एरर फॉर ith सैंपल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द ट्रू लेवल ऑफ ith सैंपल माइनस द प्रिडिक्शन ऑफ ith सैंपल। यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन मिस्टेक है, यहाँ पे इट शुड बी समथिंग लाइक ei इज इक्वल टू yi माइनस y हैट i। सैंपल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन है, इवन दो दिस ऑल्सो फाइन, लेकिन हम लोग जो नेमिंग कन्वेंशन मैथमेटिक्स में यूज करें उसके अकॉर्डिंग दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं लॉस फंक्शन क्या होता है। हमने देखा एरर क्या होता है, इट इज कंफ्यूजिंग, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करो। ठीक है, हमने देखा एरर क्या होता है, अब आता है लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन मैथमेटिकली इट इज ऑल्सो डिफाइंड पर डेटा पॉइंट, पर सैंपल, पर एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल पे डिफाइन होता है। ठीक है, और लॉस फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लॉस फंक्शन के हेल्प से हम लोग एरर को इनटू ए नॉन निगेटिव पेनाल्टी इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमें जो मॉडल ट्रेन करना है, तो जब भी मुझे कुछ एरर मिलता है तो उसको हमें पेनलाइज करना है। अगर एरर बड़ा होगा तो हमें ज़्यादा पेनाल्टी करना है, अगर एरर छोटा होगा तो हमें कम पेनाल्टी करना है। तो जब भी हम लोग लॉस की बात करते हैं ना, तो लॉस फंक्शन क्या होता है, इनपुट में दो चीज़ें लेता है, एक तो ट्रूथ वैल्यू और दूसरा प्रिडिक्टेड वैल्यू। और जब ये दो चीज़ इनपुट लेता है तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं। जो डिफरेंस है ना, आप देखोगे दिस इज माई एरर, तो हम लोग एरर का स्क्वायर लेते हैं। इसके हेल्प से क्या होता है, एरर का स्क्वायर के हेल्प से क्या होता है कि जो निगेटिव वैल्यू होता है वो नॉन निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। इट इज जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, ताकि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें ना, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये 2 आगे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि जब हम लोग लॉस करते हैं ना तो वहां पे हम लोग एरर का स्क्वायर लेते हैं। ये है मेरा एरर, एरर का स्क्वायर लेते हैं और इसको एक स्पेशल नेमिंग मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर्ड लॉस। इसका एक स्पेशल नेमिंग मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर्ड लॉस। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग में देखेंगे ना, तो इन मशीन लर्निंग जब भी आप लॉस फंक्शन सुनते हो तो इट इम्प्लिसिटली इम्प्लाइज द कॉस्ट फंक्शन, है ना। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। लेकिन इन मशीन लर्निंग पीपल जनरली कॉल लॉस फंक्शन, वो कॉस्ट फंक्शन को भी लॉस फंक्शन ही कहते हैं। और क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू लॉस फंक्शन, लेकिन ये जो होता है इट इज डिफाइंड फॉर होल डेटा सेट। लॉस फंक्शन हमें बताता है कि एक डेटा पॉइंट पे कितना एरर है, कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि ओवरऑल डेटा सेट पे हमारा एवरेज एरर कितना है। मतलब अगर हम लोग लॉस फंक्शन या फिर अगर हम लोग हर एक सैंपल का लॉस कंप्यूट कर लेंगे, अगर मेरे पास 100 सैंपल हैं तो हमारे पास कितने होंगे, 100 लॉस होंगे, लॉस वैल्यू होंगे, क्योंकि हर एक लॉस फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है।
तो हमारे पास 100 वैल्यू होंगे और जब हम लोग उसका एवरेज कंप्यूट करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा लॉस फंक्शन है ना, यल फॉर लॉस, एंड ऊपर देखो यहाँ पे आई है, तो आई बता रहा है कि कौन सा हमारा एग्जाम्पल है, कौन सा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। तो जब हम लोग सारे लॉस का एवरेज कंप्यूट करते हैं, ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मेरे पास 100 सैंपल हैं तो मेरे पास 100 वैल्यूज होंगे। और जब हम लोग वो सारे वैल्यूज का जब हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं जे। और चूंकि ये कंप्लीट डेटा सेट पे डिफाइंड होता है, तो इसके अंदर हम लोग पास करते हैं हमारे पैरामीटर्स। हमारे पैरामीटर्स वेट एंड बायस, हमारा जो मॉडल है ना, हर एक कॉस्ट फंक्शन एक मॉडल के साथ एसोसिएटेड होता है कि हाँ ये मेरा मॉडल है और इस मॉडल के करस्पॉन्डिंग ये है मेरा कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी हम लोग मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल मतलब क्या, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या, वेट एंड बायस। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट इज द एवरेज ऑफ लॉस फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं समेशन। समेशन मतलब आप सारे जो सैंपल है उसका आप लॉस कंप्यूट करो, उसको सम करके उसको यन से डिवाइड करो। यहाँ पे यन क्या है, हमारा साइज ऑफ सैंपल। और जब हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर देंगे लॉस से, तो ये है मेरा कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन। और इसको हम लोग एक और स्पेशल नेमिंग देते हैं, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। इसको हमने बोला स्क्वायर्ड एरर, और जब हम लोग इसका मीन कंप्यूट करेंगे, एवरेज कंप्यूट करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। इसको हम लोग EMSE भी कहते हैं। और जब भी हम लोग ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, जब भी हम लोग ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमारा टास्क होता है जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स वेट एंड बायस। हम लोग हर एक आइट्रेशन में देखो क्या होता है, हमारे पास मॉडल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक आइट्रेशन में क्या होता है ना, एवरी आइट्रेशन में क्या होता है, हम लोग अपडेट करेंगे वेट एंड बायस, और उसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे वाई हैट। वाई हैट कंप्यूट करने के बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे JWB। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो एवरी आइट्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो टास्क होता है कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना। क्योंकि कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन इज द एवरेज ऑफ एरर्स। एवरेज एरर कितना है वो हमें बताता है कॉस्ट फंक्शन। तो अगर कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है मतलब हमारा एरर ज़्यादा है। तो हर एक आइट्रेशन में जब हम लोग कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, मतलब हम लोग एरर को मिनिमाइज करते हैं। और मशीन लर्निंग के टर्मिनोलॉजी में मोस्टली हम लोग कॉस्ट फंक्शन को लॉस फंक्शन ही कहते हैं, इवन दो डेफिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट, लॉस फंक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लॉस फंक्शन सुनो तो मेंटली आप ये सोच लो कि इट इज कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन का एवरेज ऑन कंप्लीट डेटा सेट। और मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग फेज में क्या होता है कि हर एक आइट्रेशन में हमारा गोल होता है कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना। और आइट्रेशन क्या होता है, हर एक आइट्रेशन में हम लोग पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। और पैरामीटर्स को अपडेट करने के बाद हम लोग वाई हैट कंप्यूट करते हैं, और वाई हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे हम लोग लॉस कंप्यूट करते हैं, उससे हम लोग कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर है क्या होता है एरर, क्या होता है लॉस फंक्शन, और क्या होता है कॉस्ट फंक्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कॉस्ट फंक्शन कैसे डिराइव होता है। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटीज को हमने प्रोबेबिलिटी में इसको कवर किया है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। उसमें हमने कवर किया कि ये कैसे डिराइव होता है। तो जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं ना, लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक अजम्पशन होता है। हमारा अजम्पशन ये होता है कि इसमें जो एरर्स होते हैं ना, एरर्स होते हैं, इट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारे एरर्स होते हैं ना, इट फॉलो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा अजम्पशन होता है। एरर क्या होता है, एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड।
तो विथ दिस अजम्पशन हम लोग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएल हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो आप डिटेल में देखने के लिए आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फेज, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। लॉस फंक्शन के हेल्प से, लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन के हेल्प से आप मल्टीपल आइट्रेशन परफॉर्म करते हो, मल्टीपल राउंड ऑफ अपडेट्स फॉलो करते हो फॉर एनी रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। और हर एक राउंड में आपका गोल क्या होता है कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना। एक बार जब आप कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हो, उसके बाद आपका टास्क ये होता है कि आपने जो ये मॉडल ट्रेन किया, उस मॉडल को जज करना कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन ये भी देखना कि अभी जो मेरा करंट मॉडल है, हाउ इज इट कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वर्जन। पुराना वाला वर्जन से ये मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, इज इट लिटिल बेटर और इज इट मच बेटर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द मॉडल। तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करते हैं। चाहे वो रिग्रेशन हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, हम लोग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करते हैं। डिफरेंस ये है कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन के लिए भी हैव सम सेट ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, रिग्रेशन के लिए भी हैव सम सेट ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम होते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं एंड कब हमें कौन से इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज करना चाहिए। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग ये मेजर करते हैं कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारे हमारे कॉमन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो देर आर हाई चांसेस कि जब आप कोई भी मशीन लर्निंग इंटरव्यू देते हो, देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कौन से सिनेरियो में हमें कौन सा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज करना चाहिए। दिस इज द कॉमन क्वेश्चंस जो कि आज के टाइम में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारा एरर होता है उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉडुलो। मॉडुलो क्या करता है, इट गिव्स अस द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब -3 का मॉडुलो इट विल बी 3, 3 का मॉडुलो इट विल बी 3, 0 का मॉडुलो इट विल बी 0। और हम लोग एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर या फिर कह सकते हो मॉडुलो ऑफ एरर। तो हर एक सैंपल के लिए हम लोग ये कंप्यूट करके और उसका एंड में हम लोग एवरेज लेते हैं। तो एम फॉर मीन एंड ए फॉर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि हर एक एरर को वो इक्वल पेनाल्टी प्रोवाइड करता है। पेनाल्टी क्या होगा, जो एरर होगा, डजेंट मैटर चाहे वो एरर निगेटिव एरर हो चाहे वो पॉजिटिव एरर हो, -3 एंड 3 को वो सेम ट्रीट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द बेस लाइन। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके का इक्वेशन देखते हो y इक्वल टू मॉड x, उसका एक लिमिटेशन ये होता है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे वो स्मूथ नहीं है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो स्मूथ होगा, लेकिन द मोमेंट इफ इट इज लाइक दिस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। इसको हमने कैलकुलस में कवर किया, तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। अब आते हैं हमारा मीन स्क्वायर एरर। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एरर का स्क्वायर्ड वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारा एरर क्या है, हमारा जो एरर है इट इज y माइनस वाई हैट। अब हम लोग एरर का स्क्वायर लेंगे, मतलब y माइनस वाई हैट का हम लोग स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे ओवर ऑल ऑफ द सैंपल। हमारे पास n सैंपल है तो हम लोग उसका एवरेज कंप्यूट करेंगे एंड दिस इज माय मीन स्क्वायर एरर। अब इसका बेनिफिट क्या है कंपेयर टू दिस मैट्रिक्स, इसका बेनिफिट ये है कि इट इज स्मूथ एंड डिफरेंशिएबल अक्रॉस ऑल द पॉइंट। और कैलकुलस स्पेशली ऑप्टिमाइजेशन इन मशीन लर्निंग में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो सारे फंक्शंस इट इज स्मूथ एंड इट इज डिफरेंशिएबल। क्योंकि मशीन लर्निंग में हमारा मेन गोल कैलकुलस का होता है ऑप्टिमाइज करना, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं।
हमने देखा था कैलकुलस वाले सीरीज में इन ग्रेडियंट डिसेंट कि हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड देन हम लोग उसको बैक प्रोपगेट करते हैं, राइट। इसीलिए हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को प्रीफर करते हैं जो कि स्मूथ एंड डिफरेंशिएबल हो। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इट पेनलाइजेस लार्जर एरर। अगर हमारा एरर इफ इट इज 3 तो उसका वो कितना कंट्रीब्यूशन लेता है? 3 का स्क्वायर 9। अगर इफ इट इज 10 तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन लेता है? 10 का स्क्वायर 100। इफ इट इज 2 तो उसका लेता है 2 का स्क्वायर 4। तो आप देखोगे कि ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन ये 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो ये क्या करता है ना कि ये हाई एरर को वो हाई पेनाल्टी देता है। इससे क्या होता है कि मॉडल मेक श्योर करता है कि हम लोग कुछ भी हाई एरर नहीं रेज करें। मॉडल का प्रेडिक्शन इट शुड बी सच दैट इट शुड नॉट गिव हाई एरर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मीन स्क्वायर एरर। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन होता है कि जो यूनिट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर, इफ द टारगेट कॉलम इज टेम्परेचर एंड इट इज इन डिग्री सेल्सियस, तो जब हम लोग EMSE करेंगे ना तो इट विल बी सी स्क्वायर। जो यूनिट होगा वो होगा सी स्क्वायर, सेल्सियस का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कंप्यूट करें। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। तो जब इसका यूनिट स्क्वायर होता है तो उसका लिमिटेशन क्या है कि इसको इंट्यूटिवली इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो EMSE होगा फॉर एग्जांपल इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस स्क्वायर, तो इसको विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जब हम लोग RMSE में आते हैं तो इसका जो यूनिट होता है ना इट इज सेम एज मीन स्क्वायर एरर का यूनिट। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंडर रूट कंप्यूट करते हैं। तो अगर EMSE का यूनिट सेल्सियस का स्क्वायर है तो RMSE में जब हम लोग स्क्वायर रूट कंप्यूट करते हैं ना तो वो फिर से सेल्सियस हो जाता है। तो अब इसको विजुअलाइज करना इजी होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ द RMSE इज 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा जो प्रिडिक्शन है उसका एरर ऑन एवरेज ट्रू वैल्यू से 5 डिग्री सेल्सियस को डेविएट करता है। तो इसको हम लोग इंटरप्रेट इजीली कर सकते हैं, लेकिन EMSE को इजीली हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एंड ये जो RMSE होता है ना इट इज द डिफॉल्ट मैट्रिक्स। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यू कैन गो विथ दिस मैट्रिक्स RMSE। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यू कैन गो विथ दिस मैट्रिक्स। RMSE इज द डिफॉल्ट गो टू मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिदम। लेकिन इसके एक लिमिटेशन होता है। RMSE का लिमिटेशन ये होता है कि इट अलोन डज नॉट टेल इफ ए मॉडल इज गुड और बैड। अगर मैंने आपको बोला कि किसी प्रॉब्लम, आपके पास कोई रिग्रेशन का प्रॉब्लम है और उसका RMSE जो है दैट इज 120 यूनिट, तो आप ये नहीं कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। इट इज 120, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरा टारगेट कॉलम है ना उसका स्केल क्या है? स्केल क्या है? क्या ये 120 इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कॉलम और इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कॉलम? इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कॉलम, so far so good, right? So far so good, but if it is with respect to temperature this model is very bad model। क्योंकि टेम्परेचर का ऑन एवरेज डेविएशन स्केल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टू 150 डिग्री। तो चूंकि इसका डेविएशन है 0 टू 150 है और ऑन एवरेज आपका जो मॉडल है वो 120 यूनिट का एरर वो परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज ए वेरी बैड मॉडल। लेकिन प्राइस जहां पे द प्राइस कैन गो फ्रॉम 50,000 टू 10 lakhs, एंड वहां पे जब आपका RMSE if it is 120 यूनिट then your model is exceptionally very good। ठीक है, इसीलिए दिस इज द लिमिटेशन ऑफ RMSE। RMSE ये नहीं कर सकता कि ये मॉडल इफ इट इज गुड और बैड, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो टारगेट कॉलम पे काम कर रहे हैं उसका स्केल क्या है। क्या है वो प्राइस कॉलम है जहां पे स्केल वेरी हाई, या टेम्परेचर है जहां पे स्केल लो है।
तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं विद अ डिफरेंट मैट्रिक्स कॉल्ड आर स्क्वायर। इस चैलेंज को हम लोग आर स्क्वायर के हेल्प से सॉल्व करते हैं और ये मुझे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस देता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमने एक मॉडल ट्रेन किया जिसका आर स्क्वायर का वैल्यू 0.98 है, एंड सिंस दिस कार आर स्क्वायर का वैल्यू इट इज क्लोज टू 1, तो हम लोग बोलेंगे मॉडल इज वेरी गुड। चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पहले समझते हैं, देन हम लोग इस फॉर्मूला पे जाएंगे। तो अगर मेरा आर स्क्वायर 1 है, मतलब हमारा मॉडल परफेक्ट है। अगर आर स्क्वायर 0 है, उसका मतलब क्या है? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मुझे एक मॉडल ट्रेन करना है फॉर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, तो उसमें मेरे पास एक कॉलम है, टारगेट कॉलम, जो कि हमें बताता है हाउस का प्राइस क्या है। तो मेरे पास 500 सैंपल्स हैं, 500 सैंपल्स हैं। तो हमने दो चीजें किया। केस 1 में हमने एक मॉडल ट्रेन किया और उसका आर स्क्वायर का वैल्यू है 0। केस 2 में हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो सारे डेटा है ना, हमने उसका एवरेज कंप्यूट किया। एवरेज कि एवरेज हाउस का प्राइस क्या है, हमारे पास जो सैंपल डेटा है उसका एवरेज हाउस का प्राइस क्या है। और केस 2 में हमने कुछ भी मॉडल ट्रेन नहीं किया, हमने सिंपल बोला कि जो हाउस का प्रोडिक्शन प्राइस है इट इज द एवरेज प्राइस। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस केस में भी आर स्क्वायर का वैल्यू 0 ही होगा। मतलब आप सोचो कि आपने उतना एफर्ट लगा के एक मॉडल ट्रेन किया और केस 2 में हमने बोला कि इट इज सेम एज द एवरेज प्राइस, तो दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब इफ द आर स्क्वायर इज 0, मतलब मॉडल इज परफॉर्मिंग बैड, एंड इफ इट इज लेस देन 0, तो मॉडल इज वेरी वेरी टेरिबल। मॉडल बहुत बुरा है, मॉडल इज वेरी वेरी बैड, मॉडल इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी पुअर। तो यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर जो स्कोर है उसके हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। दिस इज नॉट द केस विथ आरएमएसई। आरएमएसई में अगर मुझे ये कहा जाता है कि आरएमएसई इज 50 यूनिट, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है अनटिल एंड अनलेस मुझे स्केल पता है। आर स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इट इज 1 माइनस मीन स्क्वायर एरर डिवाइड बाई वेरिएंस। और वेरिएंस क्या बताता है? वेरिएंस बताता है कि ऑन एवरेज मेरा डेटा मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। इसको हमने रिलेट किया इस तरीके से, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, एंड इसके हेल्प से हमने इसको रिलेट किया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो एरर है ना, इसको हम लोग कहते हैं एरर। तो एरर का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसको सम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो टारगेट वैल्यू है उसका मीन वैल्यू से डिफरेंस लेकर के सम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 1/n से ऊपर नीचे दोनों के साथ डिवाइड कर दूं तो वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, राइट। और इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएसए। वेरिएंस बताता है कि ऑन एवरेज मेरा डेटा मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है, और ईएमएसई बताता है कि ऑन एवरेज मेरा प्रिडिक्शन एक्चुअल टारगेट वैल्यू से कितना डेविएट करता है। तो ये जो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसका वैल्यू इफ इट इज 1 और क्लोज टू 1 इट इज अ वेरी गुड मॉडल, इफ इट इज 0 इट इज रैंडम मॉडल या बैड मॉडल, इफ इट इज लेस देन 0 इट इज वेरी वेरी पुअर मॉडल। इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल मॉडल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने दो मॉडल ट्रेन किया, एक मॉडल प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा है, दूसरा मॉडल टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। आरएमएसई वाले केस में हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग आर स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इवन दो टारगेट कॉलम का स्केल जो है इट इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ द प्रॉब्लम, स्टिल वी कैन कंपेयर बोथ द मॉडल यूजिंग आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर का एक लिमिटेशन है। आर स्क्वायर का लिमिटेशन ये है कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स, आर स्क्वायर का वैल्यू वो इंक्रीज होता है, इवन दो मॉडल इज नॉट लर्निंग मच। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 फीचर्स हैं और दूसरे साइड मेरे पास 15 फीचर्स हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि जो मॉडल हमने 15 फीचर्स पे ट्रेन किया इट विल बी बेटर देन मॉडल जिसमें हमने 10 फीचर पे ट्रेन किया।
दिस इज बायस, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर स्क्वायर। इसके पीछे मैथमेटिक्स हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यू कैन रेफर ऑन गूगल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। लेकिन दिस इज द लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नया मैट्रिक्स फाइंड किया, दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। हमने एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज वेरी मच सिमिलर टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं कि बी पेनलाइज इच एक्स्ट्रा फीचर्स, क्योंकि हमें पता है कि एज पर कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, जैसे जैसे डेटा का डायमेंशन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होते हैं, तो मॉडल का जो ट्रेनिंग टाइम है, मॉडल का ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स का यूज करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, इट ट्राइज टू सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ आर स्क्वायर बाय पेनलाइजिंग एक्स्ट्रा फीचर्स। आप देखो यहाँ पे के बता रहा है नंबर ऑफ फीचर्स, तो अगर k का वैल्यू जीरो होगा, अगर k का वैल्यू जीरो होगा तो इससे ये कैंसिल, और इट इज इफेक्टिवली आर स्क्वायर। मतलब अगर नंबर ऑफ फीचर्स इफ इट इज जीरो, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर इज सेम एज आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग पेनलाइज कर रहे हैं एज द नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज, तो बाय दिस वे इट इज एबल टू सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम लोग कोई रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग आरएमएसई यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में टू इंटरप्रेट द मॉडल वी कैन ऑल्सो यूज आर स्क्वायर मॉडल। आर स्क्वायर का बेनिफिट क्या है कि बाय जस्ट द स्कोर वैल्यू हम लोग इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन आरएमएसई में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। विद इन ए मॉडल हम लोग मल्टीपल आइट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आरएमएसई का वैल्यू कम मतलब मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा। तो अगर आइट्रेशन 1 में अगर मेरा आरएमएसई 50 यूनिट है और आइट्रेशन 2 में मेरे मॉडल का परफॉर्मेंस 40 यूनिट है, तो हम लोग बोलेंगे कि आइट्रेशन 2 वाला मॉडल इज बेटर देन आइट्रेशन 1 वाला मॉडल। तो दिस इज द डिफॉल्ट। लेकिन अगर हमें इंटरप्रेटेबिलिटी चाहिए या फिर मल्टीपल मॉडल्स को कंपेयर करना है जहाँ पे हर एक मॉडल डिफरेंट स्केल ऑफ फीचर को वो प्रिडिक्शन करता हो, इन दैट केस वी कैन गो विथ आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि हम लोग पैरामीटर्स को अपडेट कैसे करते हैं, चाहे वो रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम हो चाहे क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम हो। एवरी आइट्रेशन में हम लोग पैरामीटर्स वाले वैल्यू को अपडेट करते हैं। लाइक अगर W1 मेरा पैरामीटर है, तो आइट्रेशन 1 में हमने उसको रैंडमली 100 से इनिशियलाइज किया। आइट्रेशन 2 में इट कैन गो टू 105, आइट्रेशन 3 में इट कैन गो टू 110, आइट्रेशन 4 में इट कैन गो टू 102, राइट। तो इस तरीके से पैरामीटर्स अपडेट होते हैं। तो ये अपडेट कैसे होते हैं, तो अगर हम लोग रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम की बात करें, स्पेशली अगर मैं लीनियर रिग्रेशन पे फोकस करूं, तो दो तरीके से पैरामीटर्स अपडेट हो सकते हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज आइटरेटिव मेथड, इसमें हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल मेथड। देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर और डीप लर्निंग वाला सीरीज, है ना। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इवन दो हमने मैथ वाले सीरीज में, मैथ में कैलकुलस वाले सीरीज में हमने इसको डिटेल में देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करती है, ठीक है। वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था इन लेक्चर नंबर 9.11, और ये एक आइटरेटिव मेथड होता है। लेकिन आज के लेक्चर में चूंकि हम लोग लीनियर रिग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन को हम लोग डायरेक्टली क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन के हेल्प से इसको फाइंड करते हैं, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन के हेल्प से फाइंड करते हैं। दिस इज नॉट आइटरेटिव, ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला वाला मेथड होता है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। तो दो तरीके से, एक तो ग्रेडियंट डिसेंट जो कि आइटरेटिव मेथड होता है, यूनिवर्सल मेथड होता है, कोई भी एल्गोरिथम को आप इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन लीनियर रिग्रेशन में मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक। डायरेक्टली हम लोग एक फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज वी गेट द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम ए फॉर्मूला।
और वो फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला। हमारे पास यक्स क्या है? यक्स हमारा डेटा है। दिस इज फीचर 1, दिस इज फीचर 2, दिस इज फीचर 3 एंड ये सारे मेरे सैंपल्स हैं। तो यक्स मेरा एक मैट्रिक्स है। वाई क्या है? वाई मेरा टारगेट कॉलम है। टारगेट कॉलम है और ये क्या होगा? ये एक होगा कॉलम वेक्टर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली ऑप्टिमल पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गो फॉर ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड मेथड। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपके पास डेटा मैट्रिक्स है, आपके पास जो डेटा मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम्स एंड कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसको आप फिर से यक्स से मल्टीप्लाई करो। जब आप ये कंप्यूट कर लोगे उसके बाद आप उसका इनवर्स फाइंड करो और ये भी एक मैट्रिक्स होगा। अब इस मैट्रिक्स को आप एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और ये जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स होगा उसको आप कॉलम वेक्टर y से मल्टीप्लाई करो और इसका जो आउटपुट होगा दिस इज माय वेट मैट्रिक्स और इस वेट के कोरस्पोंडिंग हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ y हैट मिलेगा। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे मैथमेटिक्स को देखते हैं, बट आप इसको याद रख सकते हो और अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो यू कैन रेफर ऑन गूगल। हमारे पास क्या है? हमारे पास n ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। हमारे पास n ट्रेनिंग एग्जाम्पल है और हमारे पास टोटल d नंबर ऑफ फीचर्स है। तो जो मेरा डेटा मैट्रिक्स होगा ना उसमें मेरे पास n रोज होंगे एंड d कॉलम्स होंगे। ये एक मैट्रिक्स जहाँ पे n रोज होंगे एंड d कॉलम्स होंगे और वो उसको हम लोग बोलेंगे फीचर मैट्रिक्स। वेट में क्या होंगे? वेट में जो एक कॉलम वेक्टर होगा, वेट एक कॉलम वेक्टर होगा और उसमें कितने एलिमेंट होंगे? उसमें होंगे जितने मेरे पास पैरामीटर्स हैं। और इस वाले प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स होंगे इट विल इंक्लूड वेट प्लस बायस। वेट प्लस बायस। ठीक है। और जो वाई हैट जो मेरा प्रिडिक्शन होगा उसमें मेरे पास कितने वैल्यूज होंगे? जो मेरा वाई हैट कॉलम वेक्टर होगा उसमें मेरे पास n वैल्यूज होंगे क्योंकि हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक प्रिडिक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ें करें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मेरे पास ये डेटा है, अगर ये मेरा डेटा मैट्रिक्स है, यहाँ पे मेरे पास है एरिया ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स। अगर मेरे पास दो फीचर है, इसमें हम लोग एक तीसरा फीचर ऐड कर देंगे कांस्टेंट फीचर और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे मान लो 5 6 7 4, यहाँ पे एरिया 500 200 300 100। इस तरीके से अगर ये मेरा मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देंगे 1 ताकि हम लोग बायस वाले टर्म को भी इसमें अकोमोडेट कर सकें। राइट। और अब जो मेरा वेट मैट्रिक्स होगा ना इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, W1 W2 एंड बायस। इस तरीके से दिखेगा। दिस वन एरिया को हमने W1 वेटेज दिया, बेडरूम को W2 वेटेज दिया एंड इसको हमने बायस वेटेज दिया। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्पैक्ट वे में कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन ओवर ऑल द सैंपल हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है इट मीन्स यू शुड वॉच आवर लीनियर अलजेब्रा वाला सीरीज। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब चूंकि मेरा वाई हैट जो है उसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो वाई है ना, ये जो मेरा वाई है और ये जो मेरा वाई है इट इज ए कॉलम वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइजिंग दिस इज सेम एज मिनिमाइजिंग दिस, क्योंकि ये 2n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सैंपल तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो मिनिमाइजिंग दिस इज सेम एज मिनिमाइजिंग दिस। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस एक्स डब्ल्यू। ये जो होगा ये मेरा एक कॉलम वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर, और ये भी मेरा एक कॉलम वेक्टर होगा। तो दो कॉलम वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक का ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज सेम एज दिस वन।
हमने इसको इस तरीके से लिखा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा है सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है ना, कॉस्ट फंक्शन को हमें मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव स्लोप इट इज जीरो। तो जब हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन से हम लोग डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड यक्स ट्रांसपोज यक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सेम एज आई, और आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड मेरा डब्ल्यू हो जाएगा और ये साइड मेरा हो जाएगा ये वाला फॉर्म, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई लीनियर रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऑप्टिमल वैल्यू को आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा है नॉर्मल फॉर्म, जहां पे आप डायरेक्टली वैल्यू को सॉल्व करके आप इजिली डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है जहां पे हमारे पास एक सिंगल फीचर x है एंड टारगेट कॉलम y है। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो जो मेरा डेटा होगा, डेटा विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला बायस को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा वेट होगा कॉलम वेक्टर और ये मेरा टारगेट कॉलम वेक्टर होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं ये कंप्यूट करूंगा, तो मेरा W जो मिला दैट इज 1/2 एंड 2/3। अब इसके करस्पॉन्डिंग W1 हो जाएगा 1/2 एंड बेस हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम है उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।